My name is Dr. Tarun Sharma. I am Assistant Professor of Mathematics in Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver my lecture on solution of system of equation, that is linear algebraic equation. इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम बीएससी क्लासेस में, एमएससी क्लासेस में और भी कंपटीशन की क्लासेस में हमारा इसका यूज़ किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास में लीनियर सिस्टम होता है और उसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है. अब यहाँ तीन टर्म्स हैं, लीनियर, एल्जेब्रिक एंड सिस्टम. तो हम वन बाय वन तीनों को समझेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है और सिस्टम का मतलब क्या होता है. तो देखिए, हम जानते हैं कि इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, जैसे पॉलिनोमियल जो फॉर्म होती है उसमें लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है. तो जो इक्वेशंस की फॉर्म होती है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो उनकी जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, दैट इज़ लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो वो लीनियर कहलाती है. उसके बाद में हम देखते हैं एल्जेब्रिक. हम जानते हैं कि इक्वेशंस में एल्जेब्रिक का क्या मतलब होता है. एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि प्योर जो इक्वेशन हम देख रहे हैं, जो इक्वेशन हम ले रहे हैं, वो प्योरली एक्स में या वाई में या जेड में, इनमें प्योरली इनमें इन वेरिएबल्स में होनी चाहिए. मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई इन्वर्स फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी प्योर इन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स. एंड सिस्टम मीन्स वी हैव more than 3, more than 4 लीनियर इक्वेशंस. तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे देखिए इस सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. a11 x1, a12 x2, a13 x3 एंड सो ऑन a1 xn इज इक्वल टू b1. सिमिलरली सेकेंड रो है, थर्ड रो एंड सो ऑन. यहाँ पे जो x1 है, ये x2 है, x3 है और ये xn है. दे आर अननोन्स, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है. तो हमारा बेसिक मोटिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन अननोन्स की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व किया जाए. इन अननोन की वैल्यू को निकालने पे ही इसका सॉल्यूशन कहलाता है. तो यहाँ पे और a11, a12, a13 एंड सो ऑन, a1n और a21, a22, a23, ये जो सब क्या है, ये कोफिशिएंट है. तो बेसिकली इनको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ax इज इक्वल टू b फॉर्म में. वहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को. a की x, कैपिटल X किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे x1, x2, x3 अप टू xn, वो हमारे अननोन्स होंगे जिनको हमें निकालना होगा. तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी भी लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को लिखने का. इसके सॉल्यूशन को हम निकालेंगे. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है m इज इक्वल टू n. कहने का मतलब क्या है, ये सिस्टम जो होगा उसके अंदर कहने का मतलब इसका ऑर्डर जो होगा m इज इक्वल टू n होगा. मतलब जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी. मतलब उसमें एक सेम ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें सेम होंगे जो हमारे पास सिस्टम दिया होगा, कहने का मतलब. तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. इसके सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसके कौन कौन से सॉल्यूशन है और क्या कंडीशन है जब इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और कौन सी कंडीशन है जब इसका सॉल्यूशन अपन निकाल नहीं सकता. देखिए, हमने छोटी क्लासेस में 11th 12th के अंदर, इवन इन 9th 10th के अंदर भी हमने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसके वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो संगत होनी चाहिए उसमें, है ना. तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी, जैसे इस सिस्टम को अगर हम निकालना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा. तो मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा उसको, लेकिन हम इतना ज़रूर जान लें कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निकालना है वो तभी पॉसिबल है जब उसका कम से कम एक हल हो, एक सॉल्यूशन हो. कम से कम एक हल, एक सॉल्यूशन उसका होना चाहिए. अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं. कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम जो होगा उसी का ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. फिर इसके फर्दर हम डिटेल स्टडी करते हैं तो इसके बहुत सारे और भी हैं. रैंक से भी हम इसको रिलेट करते हैं, नलिटी से भी हम इसको रिलेट करते हैं, लेकिन वो हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं, वहाँ हमारा ऐसा नहीं है. तो यहाँ बीएससी और एमएससी क्लासेज में जब हम इस तरह के सिस्टम को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारा सिस्टम हम कंसिडर करते हैं ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो ही हम उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ कंसिस्टेंसी हम चेक नहीं करते हैं, हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा दिया हुआ जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है. अब इसके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कौन से मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है, कौन सा मेथड अडोप्टिव है, कौन सा मेथड को यूज़ करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी एक प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल एनालिसिस में,
क्योंकि सॉल्यूशन तो हम कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमारा यही मोटिव है कि किसी भी लीनियर अलजेब्रिक जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड है और कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है जिसको हम यूज़ करें, जिससे कि कम टाइम में हमारा उसका सॉल्यूशन निकल जाए। तो हम देखेंगे आगे अब कि कौन कौन से उसके मेथड्स हैं। अभी हमने देखा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसका एक सेकंड प्रारूप भी है, एक रूप भी है कि कैसे उसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर उसको लिखा जा सकता है। तो देखिए, जो हमारा सिस्टम 1 था, जो भी हमने देखा था, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। वहाँ पे A को लिखा जा सकता है इस तरीके से, जहाँ पे A का मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जहाँ पे A11, A12, A1n एंड सो ऑन, जो जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे एक की फॉर्म में, मतलब जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स आएंगे उस मैट्रिक्स के, वो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू ये है, जहाँ पे x1, x2 अप टू xn जो हमारे क्या हैं अननोन्स होंगे, इन्हीं ही की वैल्यू हमें इसके अंदर निकालनी है। मतलब इन सॉल्यूशन के अंदर हमें इन्हीं अननोन्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है। और यहाँ पे b1, b2 अप टू bn क्या होते हैं, कोई हमारे पास में फिक्स्ड कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए ax इज इक्वल टू b को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे a का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, x का रिप्रेजेंटेशन ये होगा और b का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, जो कि हमने ऑलरेडी 11th-12th क्लास में और भी हमने फर्स्ट ईयर वगैरह में हमने पढ़ा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, सिस्टम कब होमोजेनियस कहलाता है और कब नॉन होमोजेनियस कहलाता है। तो हम क्या देखते हैं कि सिस्टम 2 के अंदर, यानी ax इज इक्वल टू b के अंदर, अगर b की वैल्यू 0 है ना, मतलब RHS की वैल्यू अगर 0 है उस मैट्रिक्स के सिस्टम के अंदर, यानी b की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा क्या है, होमोजेनियस सिस्टम है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो सिस्टम को भी आगे हमने दो तरह से डिवाइड किया है, होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम कब कहते हैं, जब b की वैल्यू हमारे पास में 0 है, और नॉन होमोजेनियस कब कहेंगे, जब b की वैल्यू हमारे पास में 0 नहीं है। तो ये एक वे है, एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे जाके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के जो मेथड्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड है और किस प्रकार से हम इस तरह की इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मेथड्स होते हैं जिनको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड्स, दूसरे होते हैं इटरेटिव मेथड्स। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस में किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम बात करें सॉल्व जब करते हैं, तो उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड्स होता है और एक होता है इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सॉल्यूशन डायरेक्टली हमें प्रोवाइड हो जाता है, इजीली हमें मिल जाता है। जबकि इटरेटिव मेथड में क्या होता है, हमें सक्सेसिवली अप्रोच लगानी पड़ती है, सक्सेसफुली हमें इटरेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे किसी भी जो हमने सिस्टम अभी 1 और 2 पढ़े थे, उनके सॉल्यूशन के लिए हमें कौन कौन से मेथड है, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट मेथड्स एंड दूसरा इटरेटिव मेथड्स। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड्स में क्या है हमारे पास में क्रेमर रूल है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड है, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन मेथड है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को भी हमने आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा क्राउड्स मेथड, दूसरा है डूलिटिल मेथड, थर्ड है चॉल्स्की मेथड। तो बेसिकली ये हमारे डायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं, जिसके अंदर क्रेमर्स रूल और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड ने मेथड्स को बच्चों ने ऑलरेडी 11th-12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे जो पीजी और यूजी क्लासेस में, यानी बीएससी और एमएससी क्लासेस में जब हम बात करें, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जिसके अंदर क्राउड्स पढ़ते हैं हम, डूलिटिल पढ़ते हैं, चॉल्स्की मेथड पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्ट मेथड्स है, इनकी अपनी अप्रोच है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हम इटरेटिव मेथड्स पढ़ते हैं। इटरेटिव मेथड्स में क्या होता है, दो मेथड है बेसिकली हमारे यहाँ पे, जैकोबी इटरेटिव मेथड एंड सेकंड इज गॉस सीडल मेथड। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सक्सेसफुली अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है और उसके बाद हमें इटरेशन की जाती है। इटरेशन के बारे में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेसिमल तक हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि जो भी हमारे अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यू ये आ रही है। जहाँ भी हमारे पास में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लगाने पे जहाँ वैल्यू हमारी मैच करती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। एक बात जो ध्यान देने की, देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो एक हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर होता तो हम न्यूमेरिकली अप्रोच नहीं लगाते। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि जिस प्रॉब्लम का कोई भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उसको हम कैसे न्यूमेरिकली हम सॉल्व करें।
तो बेसिकली यहाँ पे हम ये मेथड्स पढ़ते हैं। देखिए गॉस जो एलिमिनेशन मेथड है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम इसको हम एलयू डिकम्पोजिशन की तरह इसको हम चेंज करते हैं। मतलब जो हमारी मैट्रिक्स बनती है, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म करते हैं। अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो होती है, एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें बिलो द डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एलिमेंट्स अबव द डायगोनल्स आर जीरो। जी हाँ, तो यहाँ पे अपर और लोअर दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी रिफॉर्म होती है, यहाँ पे बनाई जाती है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पाइवटिंग करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या दिया हुआ हमारा सिस्टम जो है डायगोनली डोमिनेंट है। डोमिनेंस से मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स की पर्टिकुलर रो के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो हाई मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का जो एलिमेंट था, क्या वो डायगोनल की पोजीशन पे आ रहा है क्या। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं सिस्टम हमारा डायगोनली डोमिनेंट है। अदरवाइज डायगोनल डोमिनेंट नहीं होता तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, और हम उसको पाइवटिंग भी करते हैं। पाइवटिंग का मतलब ये होता है कि हम इस तरह से अरेंज करते हैं किसी एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट बनाया जाए, और उसके बाद में उसको पाइवट रो और पाइवट कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग हो ही जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो हम अभी डिटेल से डिस्कस ना करके हम थोड़ा अभी बता रहेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम इसको वन बाय वन पूरा डिस्कस हम इसको करेंगे कि क्या पाइवट एलिमेंट होता है, कैसे पाइवटिंग की जाती है, डायगोनल डोमिनेंसी क्या होती है। अभी हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसा मेथड होता है, उसका क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कैसे इसकी अप्रोच को अपन लगा सकते हैं। तो बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले दो चीज़ ध्यान रखने की होती है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर रिफॉर्म किया जाता है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है जो आपकी मैट्रिक्स होती है Ax इक्वल टू बी, उसके अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ में जो बी होता है, आपका बी वाला जो कॉलम होता है, उसको भी उसके साथ में ही लिखा जाता है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसको हम सॉल्व करते हैं, और सबसे बाद में जब इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बनाया जाता है, उसके बाद में इसका बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करता है। जी हाँ, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये एक तरह से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले जैसे सपोज करिए एक्स वाई और जेड तीन अननोन्स है, तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हमारी जेड की निकल के आएगी। उसके बाद में हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास वाई की आएगी, एंड फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स की। तो हम जेड से एक्स की ओर अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। इसके अलावा गॉस जॉर्डन भी इसका इम्प्रूव्ड रूप होता है, वो भी हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम बता देंगे। जब हम बात करते हैं अब इटरेटिव मेथड्स की, तो इटरेटिव मेथड में जैकोबी जो इटरेटिव मेथड है उसके अंदर भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लेके चलते हैं, इटरेशन लगाते हैं। इनिशियली हम कुछ गैस करते हैं, माना कि इनिशियली जो अननोन्स थे हमारे पास x1 x2 x2 अगर 3 अननोन्स थे तो हम उनकी वैल्यू को 0 लेते हैं, उसके बाद में हम इनको सॉल्व करते हैं, तो सक्सेसफुली हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो जब हम वन बाय वन इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो डिटेल से हमारे पास इसका एनालिसिस भी हम करेंगे, कौन सा मेथड अच्छा होता है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, और कौन सा मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है, किससे एक्यूरेट रिजल्ट आता है। अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है बच्चों को बताने का कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स के अलावा कौन कौन से विधियाँ होती है, मतलब कहने मतलब कौन कौन सी अप्रोच होती है। जैसे एक डायरेक्ट मेथड अप्रोच है, एक इटरेटिव मेथड अप्रोच है, उनके अलावा भी कौन कौन से मेथड्स हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इसके अंदर दिया है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ेंगे, कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लीनियर क्या होता है, लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है, डायगोनल डोमिनेंसी क्या होती है, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, इटरेटिव मेथड्स होते हैं, कैसे किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जा सकता है, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन का, मैट्रिक्स के साथ साथ उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है। जब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे तो हम इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए गुरु केपीओ को और शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला पार्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।